फिर यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो है मैथमेटिकल प्रोसेस है, यहाँ पे आप जो है आराम से इसे इतना तो है, डिवीज़न है, डिवीज़न आप कर सकते हैं। ये देखिए, इतना करने के बाद ये सब जो है फाइनल आंसर हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। बस हमें ये जानना है कि ये जो लिखा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जितना भी है जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन आपको एस-चांद में मिल जाएंगे। एस-चांद में भी एग्जाम्पल में सॉल्यूशन के रूप में, सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला चीज़ देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। द 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज को जो है कंस्टिट्यूट करेगा, यानी कि इसको शामिल करेगा 6.25। 1 कूलम चार्ज जो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साथ कंस्टिट्यूट करेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द above example tells us that the SI unit of electric charge coulomb is equivalent to charge contained in 6.25 into 10 to the power 18 electron. Thus coulomb is a very big unit of electric charge. इसलिए कूलम क्या है, ये बहुत ही बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक है हमारे लिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जो है हम लोग जानते तो हम सभी हैं, लेकिन थोड़ी सी एक बार हम उसे रिविज़न कर लेते हैं। तो देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर से हमारे जो है क्वेश्चन में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं, उससे आपको क्वेश्चन तो कहीं कहीं कभी ना कभी देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, इन सम सब्सटेंसेस द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजिली while in other they cannot. So all the substances can be divided mainly into two categories, insulator and conductor. Those substances through which electric charges can flow are called conductor. Okay, देखिए कंडक्टर के बारे में हमें पता है कि सुचालक, कंडक्टर को सुचालक बोला जाता है, ठीक है। सुचालक और इंसुलेटर को कुचालक बोला जाता है। तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर सुचालक होते हैं। ये होता है कि मतलब जिसके कतई ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकें, ठीक है। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ अगर हीट भी फ्लो करेगी तो वो भी, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये सब अगर फ्लो करती है तो फिर ये क्या हो जाती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, जिस सब्सटेंस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। आप ये भी चीज़ कह सकते हो, ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकदम अच्छे क्वांटिटी में हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही बेहतर स्थिति में होगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और गुड कंडक्टर जो है वो क्या, वो जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी फ्लो करेगा और हीट भी फ्लो करेगा, तो फिर ये कंडक्टर कहलाएगा। बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। सो वी कैन आल्सो से दैट दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। तो देखिए वही चीज़ हो गई कि अगर जो सब्सटेंस है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो फिर वो कंडक्टर कहलाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं कि मेटल्स कौन कौन होते हैं। मेटल्स होते हैं सिल्वर होते हैं, कॉपर होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं। आर कंडक्टर मेटल जो है, जो कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे कंडक्टर होते हैं। द मेटल एलॉयज सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन और विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज। ये सब क्या होता है, हीटिंग एप्लियंसेज। ये जो वायर होते हैं ना, वायर सब बनाने में भी काम आते हैं, ठीक है।
तो आर आल्सो कंडक्टर बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस दैन दैट ऑफ द प्योर मेटल। लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जो 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 प्योर मेटल्स होते हैं उनसे बहुत कम होते हैं, ठीक है। और अब आगे आते हैं, कह रहा है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन जो होता है, जो कि ग्रेफाइट का फॉर्म में होता है। कार्बन तो आपको पता है ना कि कार्बन जो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन अगर होते हैं, कार्बन आपको डायमंड, यस, डायमंड में भी कार्बन होते हैं। और बल्ब मोनस, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। ग्रेफाइट में भी आपको कार्बन का क्वांटिटी मिलने को मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए, कार्बन का ये सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये भी क्या है, कार्बन जब ग्रेफाइट के फॉर्म में है तो ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये भी एक कंडक्टर है। तो ये कभी हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ भी सकता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है, कार्बन जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में है, तो क्या वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो कार्बन जो ग्रेफाइट के फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि द ह्यूमन बॉडी इज ए फेयरली गुड कंडक्टर। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये भी क्या है, एक बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि आगे कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। देखिए वही चीज़ हो गया जो कंडक्टर का जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ही लेस रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस रहेगा। और फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी रहेगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट क्या, सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कह देंगे, इंसुलेटर कह देंगे। इंसुलेटर मतलब हो गया कुचालक। अब आते हैं इन अदर वर्ड्स, दो सब्सटेंसेस, वही है, उसी को दूसरे वर्ड शब्दों में ये कहा जा रहा है कि द सब्सटेंसेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। ग्लास हो गया, इबोनाइट हो गया, जैसे कुछ एग्जांपल सब देख लीजिए, ग्लास हो गया, इबोनाइट हो गया, रबर हो गया, मोस्ट प्लास्टिक हो गया, बहुत सारे प्लास्टिक हो गए, पेपर हो गए, ड्राई वुड हो गए, कॉटन हो गए, मिका हो गया, बैकलाइट हो गया। ये देखिए ये एग्जांपल आते हैं, जैसे मिका और बैकलाइट हो गया, पॉर्क्लेन हो गया, और ड्राई एयर आर ऑल द इंसुलेटर्स बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो। ये सब जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते हैं, टू थ्रू दैम, अपने अंदर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो नहीं करने देते हैं, जिसके कारण ये सब सारे सब्सटेंसेस क्या हो गए, इंसुलेटर कहलाएंगे। इन द केस ऑफ चार्ज्ड इंसुलेटर, अब चार्ज्ड इंसुलेटर, कुछ इंसुलेटर हैं जो चार्ज इंसुलेटर हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, इबोनाइट हो गया, etc। इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन बॉन्ड टू देम एंड डू नॉट मूव अवे। यहाँ जो है ये बाउंड तो होते हैं लेकिन ये मूव अवे, ये बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक है। वी हैव जस्ट वी हैव जस्ट सीन, एक मिनट, we have just seen that some of the substances are conductor whereas other are insulator। हम लोगों ने देखा कि कुछ substances जो हैं वो कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कुछ सुचालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं। तो we will now explain the reason for this difference in their behavior। all the conductors like metals, जैसे कि बहुत सारे कंडक्टर्स जैसे कि मेटल्स कहेंगे हैव सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बोला था कि आप जो है लूज, आप इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस बहुत ही कम होती है, तो वो इंसुलेटर हो जाएंगे। लेकिन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, वो कंडक्टर कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ भी वही चीज़ कहा जा रहा है, देखिए द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो लूजली बॉन्ड होते हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब कहा जाता है कि कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये जो है एक एटम से लेकर के दूसरे एटम में ट्रैवल करते रहते हैं। तो थ्रू आउट द कंडक्टर के अंदर जो है एक एटम से दूसरे एटम में ट्रैवल करते रहते हैं। तो फिर ये कहा जा रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ, अब ये एक
पॉइंट दिया है उसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सब्सटेंसेस इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेजेंस होता है वो ही कंडक्टर बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाता है। अब देखिए द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इंसुलेटर में स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं, स्ट्रांगली एक दूसरे को टाइटली एकदम ये पैक करके रखते हैं, न्यूक्लियाई जो होते हैं बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स। एटम्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं टाइटली एक दूसरे को पैक करके रखते हैं, ठीक है। पैक करके रखने के कारण क्या हो जाता है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसे हम ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे सब्सटेंसेस में, तो उसे हम फिर इंसुलेटर कह देंगे, ठीक है। उसका नाम क्या हो जाएगा, इंसुलेटर, यानी कि कुचालक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कुछ और चीज़, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेज और इलेक्ट्रिसिटी वही चीज़ है, वही चीज़ है आज जो हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी। स्टेशनरी भी वही होती है जो मतलब रेस्ट की पोजीशन में रहता है, जो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल हो, जहाँ है वही है, उसी को कहा जाता है रेस्ट में। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। दे डू नॉट मूव, एक अपने पोजीशन से वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है, मूव नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ and the charge acquired by the ebonite rod rubbed with a woolen cloth आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा देखिए, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इससे हो सकता है कि आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। तो ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। ये देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहेंगे, वैसा इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रिमेन रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के क्या कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल हो जाएंगे जो हमने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, ग्लास रॉड को रब किया जाएगा सिल्क क्लॉथ के साथ, और जो कि चार्ज एक्वायर किया जाएगा, एक्वायर करने के बाद जो चार्ज रहेगा, एक्वायर करेगा, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, द चार्ज ऑफ एक्वायर्ड बाय द इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड के द्वारा जो चार्ज एक्वायर किया जाएगा, और ये किया जाएगा उलन एक्वायर करके, ये उलन क्लॉथ के साथ जो रब किया जाएगा तब जो एक्वायर होगा, तो ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। द लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन आल्सो इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये देखिए, ये जो है लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग होती है जो हम स्काई बादल में हम देखते हैं रेनी सीजन के टाइम में, तो ये भी क्या करती है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इन्वॉल्व करती है। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है, इसमें चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो मोशन में होती है, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करती है। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम्स एंड होम्स इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, हमारे घर में जो यूज करते हैं, वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है क्योंकि ये मोशन में होती है। और in this chapter we all discuss only current electricity in detail. So when we talk about the electricity in this discussion, it will actually means द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्लास 10th में जो आपको दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड आपको टॉपिक्स देंगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ही हम बात करेंगे। आगे जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो सारे एग्जांपल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड होंगे, और जितने टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर का ही रहेगा, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जा रहा है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। ये होता है व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस बीच में एक छोटी सी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने रखा, ठीक है। अगर ड्यू टू अनदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज इच एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, तो क्या होता है कि किसी दूसरे चार्ज के लिए जो है हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने रखा, तो वो एक्सपीरियंस कर क्या करेगा, एक फोर्स गेन करेगा, ठीक है। एक फोर्स जो गेन करेगा तो सो वर्क हैज़ टू बी डन, तो वहाँ पे जैसे ही फोर्स गेन किया तो फोर्स, आपको पता है कि जहाँ भी फोर्स लगता है तो वहाँ वर्क डन होता है कुछ ना कुछ, तो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और potential at a point in an electric field is defined as the work done in a moving a unit positive charge from infinity to that point। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पोटेंशियल जो कहा जा रहा है कि कोई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहा जा रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसे डिफाइन करेंगे कि एक वर्क डन, जैसे कि वर्क डन जो किया जाएगा मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जो पॉइंट होगा वहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक का जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होगा, जो मूव करने में जो वर्क डन लगेगा, तो वही एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो पोटेंशियल इज डिफाइंड बाय द सिंबल बी। तो पोटेंशियल जो डिफाइन करेंगे तो ये किस सिंबल से, हम सिंबल भी का यूज करेंगे, ठीक है, सिंबल भी का। एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। ये तो सभी को पता होगा कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वोल्ट। और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल हो जाएगा भी और यूनिट हो जाएगा वोल्ट। अब आगे देखते हैं, ये कहा जा रहा है कि ये उसी को समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि जैसे कि देखिए एक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क। देखिए 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल होगा वो 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से जो एक पॉइंट होगा, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका जो वर्क डन होगा 1 जूल, वर्क डन होगा 1 जूल, वही क्या होगा, 1 वोल्ट, पोटेंशियल जो होगा 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, आगे चलते हैं। Potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work done is moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point, infinity से उस पॉइंट तक। तो a more common term used in electricity is however potential difference which we all discuss now। अब आगे देखते हैं हम। अगला कहा जा रहा है, ये आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 2 पॉइंट के बीच की बात कही जा रही है। देखिए जैसे द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों वो हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 पॉइंट के बीच का, 2 पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो इसे हम देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने देखा था कि इसको सिंबल भी से डिनोट किया गया था, और वर्क डन को कहा जाता है डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये इसका जो एसआई यूनिट होता है ये होता है जूल, ठीक है।
और इसका जो एसआई यूनिट होगा ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट, जो हमने पढ़ा था अभी अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि इसका एसआई यूनिट हो जाएगा वोल्ट, और इसको जो डिनोट करेंगे वो करेंगे वी से। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, चार्ज को हमने जाना कि चार्ज हमें क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, COULOMB, कूलम। ठीक है, तो ये डिनोट करेंगे कूलम से। ठीक है, और उसके बाद फिर ये देखिए ये आता है, इफ डब्ल्यू जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव क्यू कूलम। डब्ल्यू जूल का जो काम है वो किया गया, और क्यू कूलम ऑफ चार्ज भी लगाया गया एट ए पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो देन द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि W हो जाएगा हमारा वर्क डन और Q हो जाएगा हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये कहा जा रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट विच इज डिनोटेड by the letter V. The potential difference is also sometimes written in symbol as PD, P dot D। तो P हो गया पोटेंशियल, D हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो कभी कभी क्या कहा जाता है कि कभी कभी जो हम पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस को कभी कभी हम P डॉट D से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो आप V से डिनोट कर सकते हैं या तो P डॉट D से भी डिनोट कर सकते हैं। या आपको कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा V से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा और P डॉट D से भी डिनोट किया मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट ऑफ इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। अब आते हैं 10, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि ये हमने पढ़ा V से पोटेंशियल डिफरेंस को, और जूल आता है, जूल किसका ऐसा यूनिट है, वर्क डन का, और कूलम किसका है, चार्ज का। तो चार्ज को किससे करते हैं डिनोट, Q से, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से, और वर्क डन को करते हैं W से। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को V से ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों का एसआई यूनिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। अब देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम किस चीज़ को मेजर करने में यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the 2 points where the potential difference is to be measured। देखिए वोल्ट मीटर यही है, ये जो हमारा बगल में फिगर है ये देखिए यही है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर को हमेशा किस चीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जो कि 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मीज़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करना होता है, तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ये करेंगे वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए वही उसी को डिटेल्स में समझाया गया है कि वोल्ट मीटर को किस तरह से कैसे रीड करते हैं। और ये देखिए, ए वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेसिस्टेंस सो दैट इट टेक्स ए नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। The term volt gives rise to the word voltage. Voltage is other name of the potential difference। ठीक है, चलिए अब आपको ये भी मैं बता दूं, यहाँ से हमने नहीं पढ़ा था तो देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे फिगर 5 में दिया हुआ, फिगर 5 में वी हैव ए कंडक्टर ए बी such as a resistance of wire which is the part of a circuit, and we want to measure the potential difference across its end. So one end of the voltmeter V is connected to the point A and the other end to the point B. We can read the value of the potential difference in volt on the dial of voltmeter. The voltmeter has high resistance so that it takes negligible current from the circuit.
जब वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्ट मीटर के पास जो हाई रेसिस्टिविटी होती है, हाई रेसिस्टेंस होती है, हाई रेसिस्टेंस होती है, जिसके कारण जो है इसके पास करंट जो होती है सर्किट में वो नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है दोस्तों? ये नेग्लिजिबल करंट होती है। अगर वोल्ट मीटर की बात हम करेंगे तो वोल्ट मीटर के पास क्या होती है? हाई रेसिस्टेंस होती है, हाई रेसिस्टेंस होती है, जिसके कारण ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के पास नेग्लिजिबल करंट क्यों होती है सर्किट में, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका इसका हम ये अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। वोल्ट मीटर जो होती है इसके पास हाई रेजिस्टेंस होती है, सो दैट इसलिए जो है ये नेग्लिजिबल करंट जो है सर्किट में कैरी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म वोल्ट गिव्स राइज टू द वर्ड वोल्टेज। वोल्ट से ही वोल्टेज बना है। वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए एक और चीज ऐड कर लेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस में, ये एक नया पॉइंट है। देखिए वोल्टेज जो होता है, वोल्ट से ही वोल्टेज वर्ड का राइज हुआ है, और वोल्टेज जो होता है ये एक दूसरा नाम है आपको पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम आते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ कहा गया है कि हाउ मच वर्क डन, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at a 118 volt to a point to 128 वोल्ट। तो यहाँ पे कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जानेंगे हमें दिया क्या क्या है। तो यहाँ जैसे ही कूलम की बात की, 2 कूलम ये हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट 118। हमने जाना था कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात जब भी ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, दूसरे पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, डिफरेंस निकालेंगे तभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ जब ये 2 कूलम चार्ज कह रहा है कि एक पॉइंट से, ठीक है, दूसरे पॉइंट तक जो जाने में जो वर्क डन लगता है, और वर्क डन जो है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, 2 कूलम का जो चार्ज को लेकर के जो वर्क डन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें बताएंगे कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फिर निकल के क्या आएगा। सॉरी, वर्क डन जो हमारा होगा, सॉरी, ये जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो जहाँ की हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 118, और दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है 128 दिया हुआ है। तो हम इससे अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। तो हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए ए भी दे है, तो बी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 128 और माइनस हो जाएगा 118 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा। तो 10 वोल्ट जैसे ही हो जाएगा, 10 वोल्ट हमारा क्या निकल गया? 10 वोल्ट हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, 10 वोल्ट। ठीक है, अब हमारा वर्क डन आता है। वर्क डन देखिए, वर्क डन हमको निकालना है, वर्क डन हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जब वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फिर चार्ज आ जाता है। चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? Q बराबर 2 कूलम। ठीक है, Q बराबर 2 कूलम हो जाएगा। तो जब चार्ज हमारा आ गया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें आ गया, तो क्या वर्क डन नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा दोस्तों। देखिए वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे जैसे 10 हो गया, ये 2 W से डिनोट करते हैं, तो W हम लगा देंगे यहाँ पे। W बराबर क्या हो जाएगा मेरा? W हो जाएगा, W हो जाएगा 10 इंटू 2 हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? W बराबर 20 JULES जूल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 जूल। और 20 जूल हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर आगे कल जो है, जितना हमने टॉपिक आज पढ़ा है, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसे प्यार, और अपना प्यार आप लाइक और सब्सक्राइब से ही दिखा सकते हैं। प्लीज़ मुझे बूस्ट करने की कोशिश करें, और आप अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है मेरी वीडियोस भी कंटिन्यू रहे। अगर आपने नहीं अपना प्यार दिखाया तो हो सकता है कि ये वीडियो और शायद मैं ना भी बनाऊं, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, देखने के बाद अगर आपने लाइक नहीं किया वो तो और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो देखिए, देखने के बाद आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।